हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक। इससे पहले हम अध्याय 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th के साइंस में जाकर के आप शेष अध्याय को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करें, और जो पहली बार आए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 रेशों से वस्त्र तक। आपने किसी को स्वेटर बुनते अवश्य देखा होगा, या शायद आप में से किन्हीं को बुनना भी आता हो। स्वेटर बुनने के लिए जो ऊन हम बाजार से खरीदते हैं, वह ऊन जिन रेशों का बना होता है, वे रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? आप जाड़े के दिनों में कंबल का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंबल कैसे बनते हैं? ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या और भी कोई जंतु है जिनके बालों से ऊन के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऊन, आइए जानते हैं ऊन कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो ऊन है, जैसे कि भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक, लामा और एल्पैको आदि कुछ अन्य जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं। इन जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊंट, पहाड़ी बकरी, ऊंट, लामा और एल्पैको कुछ जंतु जिससे ऊन प्राप्त होती हैं। तो चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी जंतुओं के शरीर पर बालों की जो मोटी परत क्यों होती है? बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बाल कैसे इन जंतुओं को गर्म रखते हैं? बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः शरीर की गर्मी को रोके रखती है और बाहर की ठंड को शरीर में जाने से रोकती है। हमारे देश में जिस प्रकार भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, उसी प्रकार बकरियों की भी अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। ये बकरियां जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रसिद्ध पश्मीना शालें इन्हीं बकरियों के मुलायम बालों से बनाई जाती हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो याक की जो ऊन है वो कहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो याक की ऊन ये तिब्बत राज्य में प्रसिद्ध है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। इन रेशों को जातव रेशे कहा जाता है, अर्थात जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम के रेशे भी रेशम के कीट कोकून से प्राप्त होता है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियों में क्या अंतर है? क्या आप बता सकते हैं कि लामा और एल्पैका कहाँ पाया जाता है? भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन सी हैं? रेशों से ऊन प्राप्त करना। आप भेड़ों के झुंड को खेतों में चरते देखा होगा। भेड़ शाकाहारी होती है और वो घास तथा पत्तियां पसंद करती हैं। फलतः भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, दालें, खली भी खिलाते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट करके फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें निम्न चरण है। तो बालों की कटाई। भेड़ की रेशेदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। दाढ़ी के पास के रूखे बाल और त्वचा के निकट मुलायम बाल। इन बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उसी प्रकार उतार लिया जाता है जैसे आपके घरों में आपके दादाजी दाढ़ी बनाते हैं। ये प्रक्रिया बालों की कटाई कहलाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण नहीं रहने पर भी जीवित रह सकें। भेड़ के बाल फिर उसी प्रकार उग जाते हैं जैसे बाल कटाई के बाद आपके बाल उग आते हैं।
सफाई और धुलाई। उतारे गए बालों को विभिन्न टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि उनसे चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाए। ये प्रक्रिया अभी मार्जिन कहलाती है। आजकल यह कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें विभिन्न प्रकार के रोलर अथवा ड्रायर से गुजारा जाता है। इसके पश्चात इन्हें विभिन्न रोलर और ड्रायर से गुजारा जाता। याद करें कि भेड़ के बाल भी पिताजी की दाढ़ी की तरह प्रतिदिन या सप्ताह या माह में बनाए जाते हैं या वर्ष में एक बार। ऐसा क्यों? आपके पिताजी दाढ़ी बनाने के पश्चात एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करते हैं, तब क्या भेड़ों का बाल भी कटाई के तुरंत बाद इनकी ज़रूरत होती है? कटाई के तुरंत बाद भी इनकी ज़रूरत होगी। जिस प्रकार आप अपने गंदे बाल को साबुन या शैम्पू से साफ करते हैं, क्या उसी प्रकार भेड़ के बालों को भी साफ करना चाहिए? फिर तीसरा नंबर है छटाई। अभिमार्जन के पश्चात सूखे बालों की छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता, जहां विभिन्न गिटान वाले बालों को पृथक किया जाता है। बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो गांठ या बर कहलाते हैं। यही बर या गांठ कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। आपके स्वेटर पर बर निकल आते हैं, तब आप क्या करते हैं? बालों को सुखाना। छटाई के पश्चात रेशों को पुनः धो करके सुखा लिया जाता है। रंगाई। भेड़ तथा बकरी की ऊन सामान्यतः काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है, अतः रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता ताकि मन चाहे रंग का ऊन प्राप्त हो सके। आपने किसी व्यक्ति को बाल रंगते देखा है? रेशों को सीधा करके सुलझाना। रेशों को सीधा करके सुलझाना। रंगे रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता। लंबे रेशों को काट करके स्वेटर की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ऊन के लंबे धागे एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तब क्या करते हैं? स्वेटर बुनते समय ऊन के धागों को सुलझाए रखने के लिए उन्हें कैसे रखते हैं? फिर सातवां नंबर बुनाई। हाथों से या मशीन के द्वारा ऊनों की बुनाई कर ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये चिन्ह किसकी या किसका चिन्ह है? वो हॉलमार्क। जब आप स्वेटर, कंबल या अन्य ऊनी वस्त्र छूते हैं, तब क्या आपको ये गर्म महसूस करते हैं? ठंडे के दिनों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुकी रहती है, जो उष्मीयरोधी का कार्य करती है, जिसके कारण ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग के छटाई विभाग में काम करने वालों को कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि ये एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे शार्टर डिजीज भी कहा जाता है। किसी भी उद्योग में ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो कौन सी डिसीज़ कहा जाएगा? हम इसे शॉर्टर डिजीज़ कहेंगे। कौन सी जीवाणु पाई जाती है? तो उसमें एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाया जाता है। अर्थात जो ऊन उद्योग की छटाई विभाग में काम करते हैं या काम करने वालों को कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि इसमें एंथ्रेक्स नामक ऐसा जीवाणु पाया जाता है जिससे संक्रमित हो जाने से उन्हें शॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं। क्या? रेशम। क्या आपने अपनी माँ, दादी को रेशम साड़ियाँ पहनते देखा है? दादा जी या पिताजी को रेशमी कुर्ता पहने देखा है? उनसे विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। कौन पहनता है पहने जाने वाले वस्त्र? रेशम के खोज की कहानी। चीनी किंवदंती के अनुसार एक चीनी सम्राट ने सामग्री से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। ये कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और उसमें से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। इस प्रकार चीन में रेशम उद्योग का आरंभ हुआ, जिसे सैकड़ों वर्षों तक कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया।
बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में पहुंचाया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। नक्शे में सिल्क रूट खोजने का प्रयास कीजिए। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं, जिसके कारण रेशम के रेशों की जांतुम रेशे कहा जाता। ये रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि रेशम पालन, हम यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहा जाता है, या हम इसे सेरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। सेरी कल्चर के नाम से आए जानते हैं कि रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है। सामान्यतः कीट के जीवन के 4 अवस्थाएं होती हैं। मादा रेशम कीट अंडे देते हैं और जिनसे लार्वा निकलता है। लार्वा शहतूत की पत्ती को खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर के रेशा बन जाता। लार्वा इन रेशों से स्वयं की पूरी तरह से ढक लेता और अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। कीट का आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। पूर्ण विकसित होने के पश्चात कोकून तोड़ करके कीट बाहर आता है। रेशम कीट पालन मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। व्यावसायिक उत्पादन हेतु अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियां या कागज पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता, जो उन्हें स्वास्थ्यकर स्थितियां अर्थात उचित ताप एवं आर्द्रता में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता जिससे लार्वा निकल आए। ये तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता। 25-30 दिनों के भीतर कैटरपिलर खाना बंद कर कोकून बनाने लगते हैं, जिसके लिए ट्रे में टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कोकून के भीतर यूपा विकसित होता है। क्या आप शहतूत के वृक्ष को पहचानते हैं? शहतूत के वृक्ष की पत्तियों की बनावट किन से मिलती है? संभव हो तो कोकून देखने का प्रयास करें। कई अलग अलग कीटों से रेशम बनाया जाता। तसर रेशम चित्र में दिखाए गए कीट के कोकून से बनाई जाती है। ये रेशम भी अन्य रेशम जैसी ही पतली होती है, पर इसके धागे में चमक थोड़ी कम होती है। कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप या भाप में रखा जाता अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाएं। रेशम या रेशे निकालने से लेकर उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग मशीनों के द्वारा की जाती है और कोकून में से रेशों को निकालने के साथ साथ रेशों की कताई भी करते हैं, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इस दौरान एक साथ कई कोकून उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि उनसे बहुत महीन रेशे निकलते हैं। उन्हीं रेशों से धागे बनाए जाते। बुनकरों के द्वारा रेशम के इन धागों से वस्त्र बुने जाते। इन धागों से वस्त्र बुनाई ऊन की बुनाई से भिन्न होती है। सूती तथा रेशमी वस्त्रों की बुनाई सामान्यतः ताना बाना के रूप में होती है। ध्यान दें कि ऊनी वस्त्रों की बुनाई फंदे के रूप में होती है, जिसकी बनावट नीचे दिए गए चित्र के अनुसार होती है। ऊनी वस्त्र फंदे की बनावट, रेशम वस्त्र ताना बाना की बनावट। फंदे की जो बनावट है ये ऊनी वस्त्र के है। ताना बाना की बनावट इसे हम रेशम वस्त्र कह सकते हैं। रेशम की कीट से लेकर के वस्त्र निर्माण तक अधिकांश कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार इस उद्योग में महिलाओं की भूमिका अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली है, परंतु इस उद्योग में भी दमा, श्वसन रोग, चर्म रोग, सर दर्द आदि व्यावसायिक संकट हैं। तो हमने इसमें क्या सीखा? जैसे कि भेड़, बकरी या पहाड़ी बकरी से ऊन के लिए बाल प्राप्त किए जाते। ऊंट, लामा, याक एवं एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ऊन एवं रेशम
जातव रेशे हैं। जातव रेशे प्रदान करने वाले जंतु के शरीर से बालों को उतारकर पहले धुलाई, सफाई और छटाई की जाती और फिर उन्हें सुखाने के बाद रंगाई कर सुलझाया जाता है। सुलझे बालों से ऊन प्राप्त की जाती। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं। कोकून को धूप में रखा जाता अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाएं। ऊनी वस्त्र सामान्यतया फंदे की बनावट में तथा रेशमी वस्त्र ताना बाना की बनावट में बुने जाते हैं। जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? तो ऊनी वस्त्र। इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? सूती और ऊनी, रेशमी और सूती, ऊनी और रेशमी या नायलॉन और सूती। तो ऊनी और रेशमी ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम कीट पालन। वे मेल शब्द को पर घेरा लगाएं तथा चुनाव का कारण भी बताएं। अभिमार्जन, बालों की कटाई, रेलिंग, भेड़, लामा, ये कमेंट में जरूर आप बताएं। तो अब हम इसी के साथ ये अभ्यास भी खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।